आज आप लोगों को क्लास 12th जीव विज्ञान अध्याय 3 का दूसरा भाग पढ़ाऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि जो जनन होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले इसमें पॉइंट होगा, जनन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। पिछली क्लास में हमने बताया था जनन क्या होता है, अपने समान नई संतान की उत्पत्ति करना ही जनन है। अब जनन कैसी प्रक्रिया है, तो जनन जैविक प्रक्रिया हमने बताया था। फिर उसके बाद बताया था जनन जो होता है वो जीवों की प्रमुख विशेषता है। जनन के द्वारा आनुवांशिक पदार्थों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना होता है। अब देखिए, आज हम पढ़ाएंगे ये जो जनन होता है, जनन कितने प्रकार से होता है। तो आप समझिए, जनन जो होता है जिसके द्वारा मानव नई संतान की उत्पत्ति करता है, वो जनन जो होता है उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखोगे आज इसमें, जनन। अगर हम बात करें जनन की, तो जनन जो होता है वो कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। एक होता है लैंगिक जनन। कौन सा जनन? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को कहा जाता है, अगर हम बात करें तो इनको कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो आप लोग देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें हम जो सेक्स लिखा हुआ है इस सेक्स को गोलेमबंद कर देते हैं। कहने का मतलब, ऐसे जीव जिसमें इंटरकोर्स सेक्स की क्रिया होती है उनमें कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। अब देखिए, ये जो क्रियाएं होंगी वो दो विपरीत लोगों के बीच होंगी। कितने लोगों को? दो विपरीत जनक। किसके बीच? दो विपरीत जनकों के बीच में होंगी। तो दो विपरीत जनक की अगर बात करें तो जनक क्या होते हैं, आप सुने होंगे। जनक राजा दशरथ ना, बल्कि जनक जो होते हैं वो हमारे पेरेंट हैं। जैसे हम जिनसे बने हैं वो हमारे जनक हैं। मम्मी पापा हमारे क्या हैं? जनक हैं। वैसे ये जो नई संतान की उत्पत्ति होगी वो दो विपरीत जनकों से मिलकर बनेगी। जो होंगे जनक विपरीत कौन से? एक नर होगा तो दूसरे मादा। कहने का मतलब, एक पापा होंगे तो दूसरी कौन? मम्मी। ये दोनों लोग मिलकर नई संतान की उत्पत्ति करते हैं। अब देखिए, दूसरा जो होता है वो होता है अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन को कहा जाता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ए से हमने बताया था ए फॉर एब्सेंट, और सेक्स को भी गोलेमबंद करो, मतलब ऐसे जीव जिसमें सेक्स की क्रिया एब्सेंट हो उसको कहा जाता है, उनमें कौन जनन हो रहा? अलैंगिक जनन। तो हमें पढ़ना है लैंगिक जनन, जिसके द्वारा नई संतान की उत्पत्ति होती है। मतलब दो लोग मिलकर कैसे नई संतान की उत्पत्ति करते हैं। तीसरे अध्याय के अंतर्गत आता है लैंगिक जनन के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे जो लैंगिक जनन है वो लैंगिक जनन होता कैसे है। तो आइए इसको समझते हैं, लैंगिक जनन होता कैसे है। लैंगिक जनन की अगर बात करें तो दो विपरीत जनक, एक नर हमने बताया और दूसरा क्या बताया? मादा। सही है। फिर अगर नर की बात करें तो नर को कहा जाता है मेल, और मादा जो होती हैं उनको कहा जाता है फीमेल। बात सही है। फिर इसके बाद नर जो होते हैं उनको कहा जाता है पुरुष, और मादा जो होती हैं उनको कहा जाता है महिला। सही बात। फिर उसके बाद आगे आओ, पुरुष को दूसरी भाषा में कहा जाता है एक दिन वर, और महिला को कहा जाता है दूसरी भाषा में वधू। अब देखिए, जब कंडीशन वर वधू वाली आ जाए तो समझ लीजिए कुछ मामला गड़बड़ चल रहा है। अगर वर वधू की बात करें तो वर वधू तभी बोला जाता है जब शादी की प्रक्रियाएं होती हैं, उसके अंतर्गत वर वधू नाम दिया जाता है। अब बच्चे का निर्माण तो तभी होता है, बच्चे की उत्पत्ति तभी होती है दो लोगों के बीच में जब शादी की प्रक्रिया होती है। अब देखिए, अब अगर हम बात करें मानव में, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है
वो कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46 गुणसूत्रों की संख्या। अगर गुणसूत्र पूरा का पूरा लिखा गया है तो उसको कहा जाता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब होता है 2n। क्या होता है? 2n। अब देखिए, जब इस तरह से एक मानव पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया है, 46 गुणसूत्र। अब देखो, अगर हम बात करें, कोई आपसे अगर पूछ ले कि गुणसूत्र क्या होता है, तो आप कहीं मत जाना, आप पहले कहना कि जितने धरती पे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक, उनकी कोशिकाओं में, और जितने जंतु दिख रहे हैं, कीड़े मकोड़े से लेके हाथी घोड़ा तक, उनकी कोशिकाओं में, इनकी कोशिकाओं में एक तंत्र रूपी पिंड होता है जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। कहने का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है, उसको कहा जाता है क्या? गुणसूत्र। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। सभी सजीवों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है निश्चित होती है। जैसे मानव में अगर 46 है तो मानव कहीं का रहे, उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 46 ही होगी। अब देखिए, अगर हम बात करें, जब ये एक मानव पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया है और उसका दिन आ गया कौन सा? एक तरफ वर और दूसरी तरफ वधु। तो जब एक कंडीशन आ जाती है, तो इसमें सबसे पहला काम होता है कि जो पुरुष है उसकी पुबर्टी अवस्था आ गई। पुबर्टी का मतलब होता है यौनारंभ। क्या मतलब होता है? यौनारंभ। यौनारंभ का मतलब ये होता है, जैसे पुरुष में सीमन अगर आ जाए, सीमन में शुक्राणु आया, जिसको कह देंगे यौनारंभ हो गया स्टार्ट। और ये अवस्था कब स्टार्ट होती है? ये अवस्था जो है 12 से 13 वर्ष में स्टार्ट होती है। वहीं पे अगर बात करें महिला की, तो महिला में भी यही कंडीशन होगी। तो महिला में भी यौनारंभ होता है, और यौनारंभ जो है कब स्टार्ट होता है? 12 से 13 वर्ष। अब देखो आगे, अगर बात करें तो यौनारंभ जब होगा तो महिलाओं में मासिक चक्र का स्राव होता है, जिसको कहा जाता है मेनस्ट्रुअल साइकिल। और यही पे पुरुषों में इस समय सेमन का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं वीर्य। ठीक, और इसको हिंदी में कहा जाता है मासिक चक्र। अब देखिए आगे, अगर हम बात करें जब पुरुष में वीर्य आएगा तो उसमें आता है शुक्राणु। कौन आता है? शुक्राणु। और अगर महिला में मासिक चक्र होगा तो उसमें बनता है कौन? अंडाणु। अब देखिए, जब अंडाणु और शुक्राणु बन रहे होते हैं, यौनारंभ के समय एक विभाजन होता है जिसका नाम होता है अर्धसूत्री विभाजन। कैसा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। यही विभाजन यहां भी होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अब देखिए, अगर अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो अर्ध का मतलब है आधा। आधा का मतलब क्या? आधा आधा। अब देखो, जैसे अगर गुणसूत्र है 46, तो अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तो गुणसूत्र हो जाएंगे आधा मतलब 23, और अगर 2n है तो हो जाएगा n। अगर हम बात करें अर्धसूत्री विभाजन यहाँ है 46, सॉरी, तो अर्धसूत्री विभाजन के समय आधा हो जाएगा मतलब 23, और 2n है तो हो जाएगा n। अब जब कहानी यहां तक पहुंच जाएगी तो जब शुक्राणु बनने लगेगा पुरुष में और अंडाणु बनने लगेगा महिला में यौनारंभ के समय, तो इनमें एक्साइटमेंट होगा और एक दूसरे के लोग करीब जाना चाहेंगे। और जब करीब जाना चाहेंगे तो उससे पहले घर द्वार वाले वर वधु का दर्जा दे देंगे, कहने का मतलब शादी ब्याह कर देंगे। समझ गए? अब जब ये क्रियाएं होंगी तो दोनों लोग जब करीब जाना चाहेंगे तो इस क्रिया को, करीब आने की क्रिया को हम कहते हैं क्या? निषेचन। निषेचन को कह दिया जाता है फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, ये फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन जो है, निषेचन का मतलब है नर से नर युग्मक शुक्राणु और मादा से मादा युग्मक अंडाणु। नर से नर युग्मक शुक्राणु और मादा से मादा युग्मक अंडाणु का मिलना ही निषेचन है। अब आप दूसरी भाषा में कह सकते हो, महिला और पुरुष का मतलब पापा और मम्मी का मिलना ही क्या है?
निषेचन है। अब देखो जब यह क्रिया होगी तो इनसे बनेगा युग्मनज। क्या बनेगा? युग्मनज। अब देखिए अगर युग्मनज को ध्यान से देखा जाए तो युग्मनज में क्या क्या है, तो इधर से 23 और इधर से 23, 23 23 46, कितना हुआ 46, इधर से n इधर से n बराबर 2n। अब देखो अगर 2n है तो इसको कहा जाता है द्विगुणित। क्या कहते हैं? द्विगुणित। अब अगर पूरी बात करें तो इसको हम कहेंगे द्विगुणित युग्मनज, और अगर अंग्रेजी जानना चाहते हो तो इसको कहते हैं डिप्लॉयड जाइगोट। क्या कहते हैं? डिप्लॉयड जाइगोट है। अब देखिए जब डिप्लॉयड जाइगोट बन गया तो इससे बनता है, इसमें होता है कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। और जब समसूत्री विभाजन होगा तो इस समसूत्री विभाजन से बनता है भ्रूण, और भ्रूण को इंग्लिश में कहते हैं क्या? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो में एम्ब्रियो आगे चलकर किसका निर्माण कर देता है? शिशु का। शिशु जो है उसको कहते हैं क्या? चाइल्ड। अब समस्या ये होती है कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो कौन सा बच्चा है। तो हम अगर देखें यहाँ पे तो आप ये जानते हो जो नर होते हैं उनके अगर हम संकेतक चिन्ह की बात करें तो उनमें कौन सा पाया जाता है? यक्स वाई। गुणसूत्र क्या होते हैं? यक्स वाई। और अगर महिला को देखें तो महिला में गुणसूत्र कौन सा होता है? यक्स यक्स। अब देखो जब पुबर्टी अवस्था होगी और सूत्री विभाजन होगा और वीर बनेगा, इसमें वीर में कौन होंगे? शुक्राणु। तो शुक्राणु जो होते हैं वो वीर में करोड़ों की संख्या में होते हैं, और जब करोड़ों की संख्या में शुक्राणु होंगे, करोड़ों की संख्या में, तो यक्स होगा वाई होगा, यक्स होगा वाई होगा, यक्स होगा वाई होगा। लेकिन तो अगर यही भी देखा जाए महिला में तो महिला में जो है गुणसूत्र, इसमें एक बार जब मासिक चक्र आएगा तो एक महीने में सिर्फ एक ही अंडाशय से एक अंडाणु का निर्माण होगा, और वो जो अंडाणु होगा वो ऑलरेडी क्या होगा? यक्स होगा। अब देखो महिला से ऑलरेडी यक्स आ रहा है, मान लीजिए यहां से महिला में से यक्स निकला और आय के मिला यहां, और पुरुष में से देखो यक्स है वाई है, यक्स है वाई है, जो ज्यादा मजबूत होता है वही पहले रनिंग करके पहुंच जाता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो मान लीजिए जो यक्स है वो ज्यादा मजबूत है जिसके कारण वो रनिंग करके पहुंच गया, तो इधर से यक्स से आया और इधर से यक्स गया, तो यक्स इधर से आया है और दूसरा यक्स कहाँ से आया है? इधर से आया है। तो यक्स यक्स जब मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे? पुत्री। अब मान लीजिए अगर यहां से यक्स ना स्टेबल होके अगर वाई स्टेबल होता तो इधर से कौन जाता? वाई, और ये पुत्री ना होके क्या हो जाते? पुत्र। इस तरह से होता है लैंगिक जनन। समझे? अब देखिए लैंगिक जनन जो हो रहा है उसमें कैसे नई संतति की उत्पत्ति हो रही है उसके बारे में हमने बताया। अब आपका अगला जो भाग होगा उसमें नर में कौन सा अंग भाग ले रहा है इस प्रक्रिया में, उसको आप डिटेल में पढ़ोगे, और मादा में कौन सा अंग भाग ले रहा है इस प्रक्रिया के अंतर्गत उसको आप डिटेल में पढ़ोगे। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र जो आपके बोर्ड लेवल में पूछा जाता है 4 से 5 नंबर का, वो चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, हर बोर्ड में ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है नर एवं मादा जनन तंत्र पे। तो अगला जो भाग आएगा उसको हम चाहेंगे बहुत जितना जल्दी चाहेंगे उसको बनाएं, और आप लोग इसको ध्यान पूर्वक समझिए। हमें विश्वास है पूरा कि आपको ये पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, और जिन बच्चों को समझ में आया है वो हमको कमेंट्स में अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, हम उसको देख के फिर इसको और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।